अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जैसे बाकी तमाम सिस्टम्स में, मैकेनिकल सिस्टम्स वगैरह में एनर्जी कंजर्व रहती है, बिल्कुल इसी तरह से थर्मोडायनामिक सिस्टम में भी जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वाली इक्वेशन जो है वो हमने डिस्कस की थी। इसमें डेल्टा यू जो है वो इंटरनल एनर्जी है, क्यू हीट है और डब्ल्यू जो है वो वर्क है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, यानी सिस्टम को आपने हीट नहीं करना, ना ही सिस्टम से हीट बाहर निकालनी है। सो क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा जो क्यू ज़ीरो हो जाएगा अगर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हम फिर होगा, तो डेल्टा ई इंटरनल इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी आप जो भी वर्क करवाएंगे वो इंटरनल एनर्जी में इजाफा करेगा, या अगर जो आप सिस्टम से वर्क करवा रहे हैं तो फिर डेल्टा इंटरनल एनर्जी, यानी जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए वर्क करेगा, क्योंकि हीट जो है वो हमने सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो वेल इंसुलेटेड है, बेस भी और उसकी वाल्स भी, तो कोई भी हीट एंटर नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि हम इसका वर्क जो है वो फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक में कंप्रेशन भी होगी और एडियाबैटिक में जो है वो एक्सपेंशन भी होगी। तो वर्क डन जो है वो हम इसका इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें जो पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और गैमा जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है। ठीक है, गैस जो हम अंडर कंसिडरेशन सिस्टम में ले रहे हैं, और ये जो गैमा है ये बराबर होता है सी पी डिवाइडेड बाय सी वी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है, और इसकी जो इस तरह की ये जो कर्व होती है, ये इसकी एडियाबैटिक की कर्व जो है वो हमारे पास बनती है, जिसमें ये एक स्टेट है और एक ये स्टेट है, और सिस्टम जो है वो इस तरह एडियाबैटिकली एक्सपैंड या एडियाबैटिकली कंप्रेस जो है वो होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो क्या होता है और जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है तो क्या होता है। क्योंकि हमने सिस्टम को हीट देनी नहीं है, तो फिर हम सिस्टम से वर्क जो है वो कैसे करवा सकते हैं, या जो है वो सिस्टम कैसे वर्क कर सकता है। तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। लेकिन हमने क्योंकि सिस्टम को हीट नहीं देनी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। जब आप एडियाबैटिकली किसी भी गैस को एक्सपैंड करवाते हैं तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और सिस्टम जो है वो एक्चुअली जब अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए जो है वो एक्सपेंशन करता है, क्योंकि आपने हीट देनी नहीं है एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होगी वो उसी को यूटिलाइज़ करेगा, इसीलिए टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, इंटरनल एनर्जी कम है तो इट मीन्स कि टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा एक्सपेंशन में, और सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए जो है वो एक्सपेंशन जो है वो करेगा। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपने गैस को जो है वो एडियाबैटिकली कंप्रेस करना है, यानी ये पिस्टन को आपने नीचे की तरफ लेके आना है। जब आप कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है इस दौरान आपने हीट जो है वो ना सिस्टम को देनी है ना ही सिस्टम को लेनी है, तो कंप्रेशन में जो है वो टेम्परेचर फिर राइज़ कर जाता है। जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बाइसिकल पंप में जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो वो हीट अप हो जाता है, हालांकि हम उसको हीट नहीं दे रहे होते, लेकिन वो प्रेशर इंक्रीज़ करने से कंप्रेशन में वो हीट अप जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पिस्टन को नीचे की तरफ लेके आएंगे, आप गैस को कंप्रेस करेंगे एडियाबैटिकली, तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा और गैस जो है वो वार्म अप हो जाएगी, यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इस केस में क्योंकि आप ऊपर से गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, इट मीन्स गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, तो वो वर्क जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ जो है वो करेगा। ठीक है, लेकिन हीट जो है वो हमने सिस्टम को नहीं दी, लेकिन वर्क की सूरत में जो हमने हीट उसको दी है, यानी आप वर्क करवा रहे हैं कंप्रेशन एडियाबैटिकली, तो सिस्टम जो है वो या उसके अंदर जो गैस है वो हीट अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हमने एडियाबैटिक जो है वो प्रोसेसेस को डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। यानी आपके पास गैस है और आपने गैस के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। जब आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना तो ज़ाहिर सी बात है, अभी मैंने कहा कि टेम्परेचर जो है वही तो इंटरनल एनर्जी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ज़्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, कम है तो इंटरनल एनर्जी कम है। तो इट मीन्स कि इसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो तो ज़ीरो हो गई, क्योंकि जब आपने जो भी प्रोसेस आपने करवाना है, आप जो भी इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेट पर जाएंगे, आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है। तो इट मीन्स के जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है ये नहीं आएगी। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगी तो वो ज़ीरो होगी। और हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? Q प्लस डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, या Q जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, या W माइनस Q के बराबर होगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो कैसा जो है वो क्या सिचुएशन जो है वो होगी। अगर आप पीवी डायग्राम पे जो है वो इसको देखेंगे तो जिस तरह की एडियाबैटिक कर्व थी, हमने जो है वो पिछले में देखी, जो एडियाबैटिक कर्व थी, इसी तरह की एक कर्व जो है वो हमें यहाँ पे इस तरह की कर्व जो है वो आइसोथर्म की हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें भी आप कंप्रेशन भी होगी और एक्सपेंशन भी होगी। तो कैसे कि जब आपने कंप्रेशन करवानी है, आपने गैस को नीचे की तरफ कंप्रेस करना है, तो आपको पता है कि कंप्रेस के दौरान तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है। अभी हमने देखा कि प्रेशर जो है वो जब आप बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो फिर हमने क्या करना है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने गैस में से हीट जो है वो बाहर निकाल देनी है, कुछ ना कुछ। इस प्रोसेस में आप वाल जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, तो आप हीट को बाहर निकाल सकते हैं, हीट को एंटर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस सिस्टम से हीट बाहर निकाल देनी है ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। यानी आप कंप्रेस करवाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए या उसको कांस्टेंट रखने के लिए आपने हीट बाहर निकाल देनी है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप हीट बाहर निकालेंगे तो हीट के साथ जो है वो नेगेटिव का साइन आएगा और वर्क जो है वो गैस के ऊपर होगा, ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में आपने क्या करना है? आपने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, मतलब आपने गैस को एक्सपैंड करवाना है। तो गैस खुद जो है वो ऊपर की तरफ, यानी वेट जो है वो इसका कम कर देना है, तो गैस एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो एक्सपेंशन के दौरान जो है वो आपको थोड़ी बहुत हीट गैस से बाहर की तरफ एंटर करवानी पड़ेगी ताकि गैस जो है वो एक्सपैंड हो सके। यानी इस केस में आप हीट जो है वो एंटर करवा सकते हैं ताकि आपका टेम्परेचर ड्रॉप ना करे और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो पॉजिटिव Q हीट आप एंटर करवाएंगे और W जो है वो ऊपर की तरफ पिस्टन मूव करेगा, तो नेगेटिव वर्क जो है वो होगा। तो इस केस में आपने देखा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और टोटल जो है वो आपका Q प्लस डब्ल्यू फॉर द होल प्रोसेस ज़ीरो के बराबर आएगा। यानी जो भी आप हीट एंटर करेंगे वो वर्क की सूरत में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में इजाफा नहीं होने पाएगा। और जो आप वर्क करवा रहे होंगे तो आप हीट दे देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर दोनों केसेस में आपका टेम्परेचर जो है वो गैस का कांस्टेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स आपकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग दीज टू प्रोसेसेस, ठीक है।